चलिए, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आजो हम बात कर रहे थे विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास में हम प्रथम विश्व युद्ध कंप्लीट कर चुके थे, आपको पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम विश्व इतिहास में हम अगले अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रूस की क्रांति। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक टॉपिक जो आपके रजिस्टर में नोट डाउन होना चाहिए, वह टॉपिक रहेगा रूस की क्रांति। बहुत अच्छे से इन बिंदुओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। रूस की क्रांति मूल रूप से 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और हम इस रूस की क्रांति को पढ़े उसके पहले कुछ बातें जो हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है कि रूस की क्रांति के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यह बात याद रखिएगा कि पूरी रूस की क्रांति में जो है वो हम दो चरण देखते हैं। कितने चरण देखते हैं? दो चरणों में क्रांति हुई। पहली फरवरी मार्च 1917 में होती है, फिर अक्टूबर नवंबर 1917 में होती है। ठीक है, तो इसके दो चरण हमें देखने को मिलते हैं। पहली क्रांति जो है वह फरवरी मार्च सन 1917 को होती है, और दूसरी क्रांति जो है वह अक्टूबर नवंबर सन 1917 को हुई। क्लियर हो गई? तो दो चरण हैं। पहली क्रांति फरवरी मार्च 1917, दूसरी क्रांति अक्टूबर नवंबर 1917। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि इन दोनों में क्या अंतर है। समझ में आ गई तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब यह क्रांति होती है तो स्वाभाविक बात है क्रांति के कुछ निश्चित कारण रहे होंगे। ठीक है, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक हो गए, बौद्धिक हो गए, आर्थिक हो गए, ये परंपरागत बातें हैं। देखिएगा कौन कौन से कारण होते हैं। तो हम कहते हैं सर राजनीतिक कारण। ठीक है, हम कहते हैं सामाजिक कारण हो सकते हैं, सोशल, ठीक है, हो सकते हैं, स्वाभाविक बात है। ठीक है, कुछ बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल जो रीजंस होते हैं वह हो सकते हैं, और कुछ यहां पर हम आर्थिक कारण को भी देखते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं तो यहाँ के कुछ राजा जो थे उनके बारे में पढ़िएगा कि साहब प्रमुख शासक जो है वह कौन कौन हुए हैं रूस के, जिन्होंने हम रूस के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया या रूस को खाई में ढकेल दिया। ठीक है, यहाँ पर रूस की कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान एक राजनीतिक पार्टी का नाम आता है जिसे हम कहते हैं रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एक राजनीतिक पार्टी का नाम लिखिएगा, डेट इज रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे फरवरी मार्च की क्रांति, डिटेल में पढ़ेंगे। इसी दौरान हम यहाँ पर देखते हैं लेनिन। लेनिन एक नेता होता है। लेनिन का जो उदय है यह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, लेनिन कौन था और यह क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। लेनिन के द्वारा ही अप्रैल थीसिस दी गई थी। बहुत अच्छे से समझिएगा लेनिन ने क्या दिया था। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी थी। क्या थी अप्रैल थीसिस, इसके बारे में परिचर्चा हम आपके सामने करेंगे। लेनिन के द्वारा ही वार कम्युनिज्म की अवधारणा दी गई, एनईपी दी गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और स्टालिन को हम यहाँ पर देखते हैं। एक अवधारणा देखेंगे जिसे हम वार कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और परिचर्चा करता हूं तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम स्टालिन कहते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं इसके परिणाम। तो मूल रूप से यह एक आउटलाइन हो जाती है। किस संदर्भ में आउटलाइन हो जाती है? तो भैया याद रखना, रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति के संदर्भ में यह एक आउटलाइन हो जाती है। ठीक है, समझिए, लिख लो यहां तक।
ये क्या हो जाती है, यह एक आउटलाइन हो जाती है रूस की क्रांति की, कि हाँ भाई जब हम रूस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उनमें यह सब चीजें हम जरूर पढ़ेंगे। क्लियर हो गई। सबसे पहले हम चीजों को समझें उसके पहले आपको एक बात समझो कि आखिरकार रूस में जब हम क्रांति पढ़ रहे हैं 1917 की रूस की क्रांति विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर हुआ है। तो यहां पर यह जानिए कि दो चरण जो है ना, फरवरी मार्च 1917 और अक्टूबर नवंबर 1917 की जो क्रांति हुई, क्या यह दोनों क्रांति एक ही थी या इनमें कोई मौलिक अंतर था, है ना। यहां पर इन बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिकली एक इतिहासकार हुए हैं लिप्सन। वो लिप्सन क्या कहता है, लिप्सन कहता है कि क्रांति तो एक ही थी, यानी कि अक्टूबर नवंबर 1917 और फरवरी मार्च 1917 की क्रांति रूस में तो एक ही थी, लेकिन यह इसके दो अध्याय थे। यह बात किसने कही, यह लिप्सन ने कही। अब ऐसा क्यों कहा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए, लेकिन पहले इनको लिख लीजिए आप। दो चरण पढ़ेंगे, फरवरी मार्च 1917, अक्टूबर नवंबर 1917। कारण पढ़ेंगे, प्रमुख राजा, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेनिन का उदय, अप्रैल थीसिस के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद वार कम्युनिज्म पढ़ेंगे हम, एनईपी पढ़ेंगे, स्टालिन पढ़ेंगे और परिणाम पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना, आपके मन मस्तिष्क में एक अवधारणा क्लियर हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या, हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपके मन मस्तिष्क में एक अवधारणा क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई हमें ये तो पढ़ना ही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, चलो हेडिंग डालिएगा रूस की क्रांति, बहुत अच्छे से समझिएगा। रूस की क्रांति। सर रूस की क्रांति कब हुई, मैंने कहा भैया 1917 में हुई थी, ठीक है। और यह 1917 में हुई तो इस क्रांति के दो चरण थे। बताओ भाई कितने चरण थे, दो चरण थे। सबसे पहला जो चरण आता है उसे हम कहते हैं फरवरी या मार्च 1917 की क्रांति, फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, ठीक है। अब यह फरवरी मार्च 1917 की जो क्रांति हम देखते हैं आखिर ये क्या है और यह हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है, थोड़ा सा यह आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। फरवरी मार्च 1917 की क्रांति क्या होती है, और जब हम अगले चरण में पढ़ते हैं तो यहां पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति, अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति हम यहां पर आपके समक्ष रखते हैं, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रूस की क्रांति, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना। आधा चीजें तो जो है ना अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। स्वाभाविक बात है, दो चीजें, दो घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है, तो इन घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ निश्चित कारण होंगे, निश्चित परिणाम होंगे। देखो सबसे पहले फरवरी की क्रांति को समझो। यह क्रांति अक्टूबर की क्रांति के पहले हुई, तो इस समय रूस में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। अर्थात इस क्रांति के तहत रूस में राजतंत्र जो है उसकी समाप्ति हो जाती है। किसकी समाप्ति हो जाती है, राजतंत्र। और एक व्यक्ति होता है, नाम आता है प्रिंस लवाव। उस प्रिंस लवाव के नेतृत्व में संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना होती है। समझिएगा, इस क्रांति के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझिए, रूस में राजतंत्र की समाप्ति हुई। किसकी समाप्ति हो गई, याद रखना भैया, राजतंत्र जो है वह खत्म हो गया। क्लियर हो गई। दूसरी बात लिखिएगा कि जो प्रिंस लवाओ था, एक नाम याद रखना, प्रिंस लवाओ। इस प्रिंस लवाओ के नेतृत्व में, प्रिंस लवाओ के नेतृत्व में यहां संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रिंस लवाओ के नेतृत्व में किसकी स्थापना होती है, संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना होती है। संवैधानिक गणतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब यहां पर एक बात समझिए, मुझे एक सिद्धांत याद आता है जिसे हम कहते हैं
वो नहीं होता है कि जब हम भारतीय शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत पढ़ते हैं ना, जिसमें सबसे कहा जाता है कि सबसे ऊपर के लोगों को शिक्षित करो तो उनसे छन छन करके जो है नीचे के लोग शिक्षित होते जाते। लॉर्ड मैकाले ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हो, यानी कि राजतंत्र समाप्त हो गया, संवैधानिक राजतंत्र आ गया, तो यह राजनीतिक एक तरह से क्रांति थी। जारशाही का अंत होता है, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है। यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या क्या आई? समस्या यह आई कि यह संवैधानिक गणतंत्र जो है ना, लोगों को यह पता ही नहीं था, है ना। लोगों को क्या पता नहीं था? जो रूस के लोग थे, इन रूसों के लोगों को संवैधानिक गणतंत्र के बारे में पता ही नहीं था। बहुत अच्छे से समझिएगा कि आखिरकार संवैधानिक गणतंत्र जो है यह होता क्या है, हमें मालूम नहीं था। तो जो रूस के उच्च वर्ग थे, जिन्हें हम कुलीन वर्ग कहते हैं, इन कुलीन वर्ग ने इसका फायदा उठाया। और यह जो क्रांति होती है, कौन सी क्रांति? फरवरी मार्च की क्रांति। इस फरवरी मार्च की क्रांति से किनको फायदा पहुंचा? कुलीन वर्ग को फायदा पहुंचा। हम दो शब्द यहां पर बार बार लेंगे। एक शब्द होगा मेरे प्यारे साथियों, कुलीन। कुलीन होता है हायर क्लास, यानी कि उच्च वर्ग के लोग होंगे। और एक होगा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा जो है यह आम आदमी होगा, कंप्लीट अ कॉमन मैन। क्या ये पल क्लियर हो गई? आम आदमी होगा, सर्वहारा जनसाधारण होगा। तो फरवरी मार्च की जो क्रांति है, यह क्रांति कुलीनों की क्रांति है। और सर्वहारा वर्ग की जो क्रांति है, यह क्रांति अक्टूबर नवंबर की क्रांति है। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कहीं ना कहीं जो फरवरी की क्रांति हुई, रूस में राजतंत्र की स्थापना हुई, प्रिंस लवाव ने यहां पर संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की। यह एक राजनीतिक क्रांति थी जिसके अंतर्गत रूस के जार शासक या रूस की जार सत्ता का अंत कर दिया गया। लिखिए, यह राजनीतिक क्रांति थी जिसके तहत जारशाही का अंत किया गया। कौन सी क्रांति थी? यह पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन थी, सामाजिक क्रांति नहीं थी। और जार शाही का अंत किया गया, यानी कि जार कौन होता है? देखो, जार जो है ना, शब्दावली देखिएगा, पहली शब्दावली लिख ली, दूसरी लिखिएगा, तीसरी लिखिएगा। जार, जार होता है रूस का राजा। जार कौन कहलाता है? याद रखिएगा, रूस का जो राजा होता है उसे हम जार कहते हैं। जार हमने पहले भी पढ़ा है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, अभी दोबारा भी पढ़ेंगे, ये चीजें थोड़ा सा समझिएगा। तो यह कौन था? यह राजनीतिक क्रांति थी, जारशाही का अंत हुआ। अब समझिए, जार के पास में, यानी कि रूस के राजा के पास में जो सैनिक, जो उसके प्रशासनिक वर्ग थे, क्रांति का फायदा उन्होंने ही उठाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्रांति का जो बेनिफिट था यह उनके द्वारा ही उठाया गया। तो नेतृत्व कुलीनों के पास था। नेतृत्व किसके पास था? कुलीनों के पास था। ये लाइन भी याद रखना, सर्वहाराओं के पास, यानी कि आम आदमी के पास कोई नेतृत्व नहीं आया। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मेंसेविक क्रांति कहते हैं। इसे मेंसेविक क्रांति कहते हैं। लिख लो ये चार पांच बातें जो आप लोगों के लिए उपयोगी हैं, इनको पढ़िए, लिखिए। इसे क्या कहते हैं? इसे मेंसेविक क्रांति के तौर पर जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेंसेविक क्रांति कहते हैं। समझ में आ गई तो मुझे जरूर बताना। देखो, फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, रूस में राजतंत्र की समाप्ति हुई। तो राजतंत्र समाप्त हुआ तो संवैधानिक गणतंत्र बना। राजनीतिक क्रांति हुई, जारशाही समाप्त हो गया, नेतृत्व कुलीनों के पास आ गया, और ये मेंसेविक क्रांति हो गई। क्लियर हो गई? चलो, अब यहां पर समझिए, क्या समझिए कि सर हम किस क्रांति की बात कर रहे हैं? हम
फरवरी मार्च की क्रांति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत रूस में जार शाही का अंत हो गया। जार शाही क्या थी? राजतंत्र था। राजतंत्र खत्म हो गया। राजतंत्र खत्म होकर के क्या स्थापित हो गया? तो हमने कहा कि सर संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हो गई। संवैधानिक गणतंत्र किसके अंतर्गत आता है? राजनीति के अंतर्गत आता है। तो यह राजनीतिक क्रांति हुई नहीं हुई? इसकी लोगों को ज्यादा समझ नहीं थी, तो यह कुलीन वर्ग की क्रांति हो गई, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेनसेविक क्रांति कहा जाता है। अरे बताओ, क्लियर हो गई क्या बात? इसे क्या कहा जाता है? मेनसेविक क्रांति कहा जाता है। फरवरी मार्च की क्रांति, जारशाही का अंत, राजतंत्र का समापन, संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना, राजनीतिक क्रांति कुलीनों के पास, और मेनसेविक क्रांति कहते हैं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। और जब कोई भी क्रांति होती है तो उसका एक निश्चित नेता होता है, और यहां पर नेता कौन आया? यहां पर नेता आया प्रिंस लवाव। क्लियर? यहां पर नेता कौन आया? यहां पर नेता आया प्रिंस लवाव। क्लियर? चलो, अब जब हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार रूस है कहां पर। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग लीजिए। तो देखिए, रसिया का मानचित्र आपके समक्ष नजर आ रहा होगा। आप यहां पर देखिए, रशिया है, यहां पर क्रांति होती है, ठीक है। अगर मैं इसके देशों की तरफ बात करता हूं तो इधर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इनके बारे में हमने चर्चा करी है। पोलैंड है, यह यूक्रेन है, ठीक है। इधर टर्की का देश है, इधर कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया है, यह चाइना है, इधर ये जापान है, और ये बीच में रशिया है, ठीक है। रशिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यह कौन सा देश है? तो याद रखना यह नॉर्वे आ जाता है। इधर यह कौन सा है? याद रखना यह स्वीडन है, ठीक है। यह कौन सा है? तो यह कहलाता है फिनलैंड। इससे आपके मन स्थिति को थोड़ा सा क्लियर होगा। यहां पर आ जाता है पोलैंड। पोलैंड के बाद यह आ जाता है यूक्रेन। रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, यह रहा मॉस्को, यहाँ की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद यह टर्की आ जाता है। कौन सा आ जाता है सर? याद रखना यह टर्की है। यहाँ पर यह जो जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। चलिए, इधर आप देखिएगा कजाकिस्तान है, इधर आपके मंगोलिया है। इनसे भी चीजें क्या है ना, आपस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। चीन है, जापान है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आखिरकार रूस जो है ना, उस रूस के निकटवर्ती देश कौन कौन से हैं। क्या ये समझ में आ गई क्या? तो ये रशिया है। अब देखो, रसिया में क्रांति हुई, फरवरी मार्च की क्रांति है 1917 की। अरे बताओ, समझ में आ गई क्या? रूस में राजतंत्र की समाप्ति है, प्रिंस लवाव के नेतृत्व में संवैधानिक गणतंत्र बना, राजनीतिक क्रांति थी यह, ठीक है। राजनीतिक क्रांति थी यह, जिसके तहत जारशाही का अंत किया गया, नेतृत्व कुलीनों के पास था, इसे मेनसेवी क्रांति कहते। क्लियर हो गई? मीनाक्षी, सूचना उपलब्ध कराओ। अब देखो, अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति पढ़िएगा। मूल रूप से यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को होती है। हम कब की क्रांति पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं सर, अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति। अब यह क्रांति क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी जानिएगा, ठीक है ना, समझिए। थोड़ा सा रशियन रिवॉल्यूशन इतिहास में मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है, चीजों को समझा जा सकता है। समझ में आ गई क्या बात? चीजों को जो है वह आसानी से क्लियर किया जा सकता है, ये बात याद रखना। अक्टूबर नवंबर की क्रांति पढ़िए। 7 नवंबर 1917 की बात है। रूसी कैलेंडर में यह 25 अक्टूबर की तारीख हुआ करती थी। 7 नवंबर 1917 रूसी कैलेंडर में तारीख हुआ करती थी 25 अक्टूबर की। अब ये आप कहेंगे सर, ये रूसी कैलेंडर का मामला क्या है जिसमें 13 दिन का अंतर है? तो थोड़ा सा रुकिएगा। यहां पर 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में, जो सर्वहारा वर्ग है। कौन सा वर्ग? सर्वहारा वर्ग है। अब सर्वहारा वर्ग कौन होता है सर? तो आम आदमी, जिसकी बहुसंख्यक ज्यादा होती है। इन सर्वहारा वर्ग के मजदूरों का अधिनायकवादी शासन स्थापित हो गया। सर्वहारा वर्ग के जो लेबर क्लास लोग थे, मजदूर थे, इन मजदूरों का अधिनायकवादी
शासन स्थापित हो गया। इन्होंने कहा कि शासन की शक्तियां कुलीनों के हाथ में से निकल करके सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? और लेनिन जो है यह बोल्शेविक दल से जुड़ा हुआ था। कौन से दल से जुड़ा हुआ था? बोल्शेविक दल से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। समझ में आ गई क्या? इसलिए इस क्रांति को क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है बहुसंख्यक, है ना। और मेनसेविक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इसका तात्पर्य होता है जी अल्पसंख्यक। ठीक है, क्या होता है? अल्पसंख्यक। तो बोल्शेविक क्रांति यहां पर संपन्न होती है। यह कोई राजनीतिक क्रांति नहीं थी, मजदूर थे और मजदूर कह रहे थे कि सर हमें समानता का अधिकार चाहिए। तो यह एक तरह की सोशल रिवॉल्यूशन थी। समझ में आ गई क्या? यह क्या थी? यह एक सामाजिक क्रांति थी। सर्वहारा वर्ग के प्रथम गणतंत्र की स्थापना यहीं पर होती है। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। रूसी कैलेंडर में अक्टूबर का महीना था, इसीलिए इसे अक्टूबरिस्ट क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ बातें लिख लेते हैं, आइए चर्चा करते हैं। आओ कुछ बातें लिखते हैं, देखिएगा। ये तो देखो, आप विश्व इतिहास क्या है ना पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए भी थोड़ी सी समस्याएं आती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हालांकि मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं कि आपके समस्या नहीं आए। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा। यहीं पर अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे होते ना तो शायद समस्याएं नहीं आती। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? कुछ चीजें हमें नहीं लगेगी, जैसे हमने मैन सेविक शब्द कभी नहीं पढ़ा। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हमने सर्वहारा वर्ग कभी नहीं पढ़ा, हमने लेनिन कभी नहीं पढ़ा, हमने रूसी कैलेंडर कभी नहीं पढ़ा। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा कि रूसी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर होता है। ठीक है, लिखिएगा। 7 नवंबर 1917 को रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर, रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को लेनिन, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, लेनिन। तारीख 7 नवंबर 1917, लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है, के मजदूरों का अधिनायकवादी शासन। अधिनायकवादी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर संप्रदाय जो है किसी व्यक्ति को अपना नेता बना लेता है। अधिनायकवादी शासन जो है वह स्थापित हुआ। स्थापित हुआ, ठीक है, अधिनायकवादी शासन स्थापित हुआ। इस शासन को या इसे इसे लिख लो, इसे बोल्शेविक दल के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, नेतृत्व प्रदान
किया गया, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। समझ में आ गई? यह कौन सी क्रांति थी? यह बोल्शेविक क्रांति थी। यह एक सामाजिक क्रांति थी। यह एक सामाजिक क्रांति थी। आप यह बिल्कुल भी मत सोचना कि ये चल क्या रहा है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है? यह इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभी तो हम कारण पढ़ेंगे और इन क्रांतियों का दोबारा से अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गई? सर्वहारा वर्ग के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके तहत सर्वहारा वर्ग के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। सर्वहारा वर्ग जो है, इसका जो पहला गणतंत्र था, उसकी स्थापना यहां पर देखने को मिलती है। लिख लो। रूसी कैलेंडर में अक्टूबर का महीना था, इसीलिए इसे अक्टूबरिस्ट क्रांति भी कहा जाता है। लिखिएगा, रूसी कैलेंडर में यह अक्टूबर का महीना था, इसलिए इसे अक्टूबरिस्ट क्रांति कहते हैं। यह अक्टूबर का महीना था, ठीक है? अक्टूबर में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा मात्राओं का तो झंझट रहता ही है, ठीक है? यह अक्टूबर का महीना था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अक्टूबरिस्ट क्रांति कहा जाता है। लिख लो। अब ये रूसी कैलेंडर का मामला क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इतिहास का लिप्सन का याद रखना। लिप्सन क्या कहता है? इतिहास का लिप्सन कहता है कि क्रांति तो एक ही थी, क्रांति कोई अलग अलग नहीं थी, क्रांति एक थी, लेकिन इसके दो अध्याय थे। ठीक है, लिखिएगा। लिप्सन के अनुसार क्या कहा लिप्सन ने? बहुत अच्छे से समझिएगा। क्रांति तो एक ही थी, किंतु इसके दो अध्याय थे। क्रांति तो एक ही थी सर, है ना? हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्रांति अलग अलग थी, लेकिन इसके अध्यायों की संख्या जो है वह दो थी। समझ में आ गई? भाई क्रांति तो 1917 में हुई, ठीक है, लेकिन दो अध्याय थे, पहला फरवरी मार्च का था और दूसरा जो है वह अक्टूबर नवंबर का था। लिख लो। अब देखो, रूस में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक कैलेंडर का मामला थोड़ा सा आता है
कि रूसी कैलेंडर जो है उसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। ठीक है, तो नोट करके कुछ बातें लिखिएगा। देखो, मूल रूप से 1 फरवरी 1918 तक की बात है। तो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का पालन किया जाता था। अब आप कहोगे सर ये जूलियन कैलेंडर क्या होता है? बेसिकली रूस में वहां के स्थानीय राजाओं के द्वारा यह कैलेंडर चलाया गया था, जिसे जूलियन कैलेंडर कहा गया। ठीक है ना, स्थानीय राजा थे वहां के। तो वही, अब देखो जो राजा ने बात बोल दी उसको तो सब लोग स्वीकार करेंगे ही सही। ठीक है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसमें बदल दिया गया, और इसी घटना को हम मार्च क्रांति कहते हैं, किया जाता था। इसके बाद इसे ग्रेगोरियन, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये वही कैलेंडर होता है जिसका प्रयोग आप और हम करते हैं आज। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया गया। ठीक है, किसमें बदल दिया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया गया। अगली लाइन लिखिए, कैलेंडर बदलने की यह घटना रूस में मार्च क्रांति के नाम से जानी जाती है। रूस में मार्च क्रांति के नाम से जानी जाती। किस नाम से जानी जाती है सर यह घटना? तो याद रखना, यह घटना मार्च क्रांति कहलाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो तिथियां थी यह जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे थी, यानी कि 13 दिन का फर्क था दोनों में। अगली लाइन लिखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियां जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे थी, यानी कि दोनों कैलेंडर में कितने दिन का फर्क था? 13 दिन का। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है यह प्रश्न कहाँ पूछा गया है, पर यह प्रश्न पूछा गया है ना। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि यह प्रश्न कहाँ पूछा गया है, या तो शायद राजस्थान में ही पूछा गया है या असिस्टेंट प्रोफेसर में था। एग्जैक्ट एग्जाम का नाम इस समय दिमाग से निकल रहा है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और रूसी कैलेंडर में कितनी तारीखों का या कितने दिनों का अंतर था? 13 दिनों का। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे इस समय पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, तो ये बताना जरूरी था। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का पालन किया। इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया। कैलेंडर बदलने की जो यह घटना है यह मार्च क्रांति कहलाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियां जूलियन कैलेंडर से जो है वह 13 दिन आगे थी। कितने दिनों का अंतर था? तो याद रखना 13 दिनों का, 13 डेज का अंतर था यहाँ पर। चलो